Good morning, girls. I am Ruchira Shukla, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, निर्मला कॉलेज, रांची। हमारा आज का ये लेक्चर आईए सेकेंड ईयर के लिए है। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र निर्माण की समस्याएं, भाग 2। देशी रियासतों का विलय या एकीकरण, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी भारत के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले भारत 2 भागों में बटा था। ब्रिटिश भारत, जिसे लाल भारत भी कहा जाता था, यह ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में था, और देशी भारत यानी रियासती भारत, जिसे पीला भारत भी कहा जाता था, जिसका प्रशासन राजा के हाथों में था। स्वतंत्रता के समय इन रियासतों की कुल संख्या 562 यानी 562 थी। भारत की एकता को बनाए रखने में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और यह जरूरी हो गया था कि इन सभी देशी रियासतों का एकीकरण यानी विलय भारत में किया जाए। कश्मीर की समस्या का यानी एसेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर की समस्या, जो कि 1947 के समय से चली आ रही है। 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया था कि सभी रियासत को भारत संघ में मिलाया जाए, परंतु कश्मीर के राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने की बात कही और भारत में विलय का सुझाव को नकार दिया। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर में आक्रमण कर दिया। तब जाकर 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, और इसके बाद ही भारतीय सेना ने कश्मीर जाकर पाकिस्तान के आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ाई की और उन्हें पीछे खदेड़ा। इसी बीच प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सामने युद्ध विराम की गुहार लगाई, और इसके बाद ही युद्ध विराम हुआ, परंतु कश्मीर का लगभग 1/3 भाग 1/3 पार्ट पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया, जिसे आजाद कश्मीर का नाम दिया गया। यह समस्या अभी तक हल नहीं हो पाई है। 370 अनुच्छेद के अनुसार इसे स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया, और मोदी सरकार ने 2019 में ये स्पेशल स्टेटस के दर्जे को हटा दिया। अब हम बात करेंगे हैदराबाद की समस्या और किस प्रकार उसका विलय हुआ भारत में। भारत की आजादी के बाद हैदराबाद का निजाम यह चाहता था कि हैदराबाद को आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए, परंतु हैदराबाद के लोगों ने निजाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, जिसको दबाने के लिए निजाम ने रजाकार नामक अर्धसैनिक बल का प्रयोग किया, और यह बल जो है इनकी सांप्रदायिक प्रवृत्ति थी, जिसके कारण भी गैर मुसलमानों पर अत्याचार किए जा रहे थे। और अंततः सितंबर 1948 में भारतीय सेना हैदराबाद पहुंची, और कुछ दिनों के संघर्ष के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, और तभी से हैदराबाद को भारत के साथ विलय हो गया। अब हम बात करेंगे मणिपुर का अधिग्रहण यानी एसेशन ऑफ मणिपुर। मणिपुर के महाराजा ने अधिग्रहण पत्र पर हस्ताक्षर किया, क्योंकि उनके अनुसार मणिपुर की आंतरिक स्वायत्ता बरकरार रहनी चाहिए थी। जून 1948 में चुनाव करवाए गए, और मणिपुर एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। मणिपुर की विधानसभा में भारत के साथ विलय के ऊपर काफी मतभेद हुआ था, और कोई भी दल यानी पार्टी भारत में मिलना नहीं चाहते थे, सिवाय कांग्रेस के।
भारत सरकार ने बिना विधानसभा के संपर्क किए सितंबर 1949 में महाराजा को विलय के समझौते पर हस्ताक्षर के लिए मना लिया। अब हम बात करेंगे जूनागढ़ का अधिग्रहण यानी एसेशन ऑफ जूनागढ़। भारत की स्वतंत्रता के बाद जूनागढ़ के लोगों ने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसे कराची भगा दिया, क्योंकि नवाब ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र किया था। बाद में मुस्लिम दीवान ने भारत सरकार को प्रांत के प्रशासन का कार्यभार संभालने के लिए आमंत्रित भी किया और रेफरेंडम से यानी जनमत संग्रह से लोगों ने भारत को वोट भी दिया और जिसके फलस्वरूप 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ भारत का एक अंग बन गया। इसके बाद ही हम बात करते हैं एसेशन ऑफ गोवा यानी गोवा का अधिग्रहण किस प्रकार हुआ। बाहरी शासन से 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्रता के बाद भी भारत के कुछ भाग थे जो कि विदेशी शक्ति के नीचे थे। देश में एकीकरण का कार्य तब तक अधूरा माना जा रहा था जब तक उन्हें आजादी नहीं मिलती और उनका विलय भारतीय संघ में नहीं हो जाता। इसी कारण भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाया और इसके अंतर्गत गोवा को आजाद भी करवाया। इसी के साथ भारत के सभी राज्य औपनिवेशिक प्रभुत्व से आजाद हो गए। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिला। और इसके साथ हम और भी कुछ समस्याएं जानेंगे जो कि संबंधित है भाषा से, यानी भाषा के ऊपर भी राजनीतिक लड़ाई कम नहीं हुई। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, यानी भारत में हम कह सकते हैं कि अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं और कभी कभी भाषा के नाम पर संघर्ष भी हो जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी में लिपिबद्ध हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, लेकिन गैर हिंदी भाषी लोगों ने आंदोलन चलाया। 26 जनवरी 1965 के बाद अंग्रेजी को भी राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा ऐसा निश्चित किया गया और इसी के साथ भाषाई दंगे कुछ हद तक कम हो गए। 1953 में तेलंगाना आंदोलन के साथ भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना की मांग भी शुरू हो गई और आंध्र राज्य ये पहला राज्य था जिसने भाषा के आधार पर अपने को अलग किया और भाषा थी तेलुगु भाषा। प्रधानमंत्री नेहरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति भी की और इसका काम था भाषाई आधार पर राज्यों की सीमा को निर्धारित करना। अब हम जानेंगे कि भाषाई दंगों के मुख्य कारण विशेषता कौन कौन से थे। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहला कारण था कि देश में हिंदी भाषी लोगों की विशाल संख्या है, परंतु गैर हिंदी भाषी लोगों का कहना था कि उन पर हिंदी भाषा को थोप दिया गया, यानी जबरदस्ती उन पर उसका प्रभुत्व जो है वो थोपा गया था। दूसरा कारण दंगों का था कि 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों की रचना की गई, जिससे कि सभी पृथक राज्य की मांग करने लगे, यानी एक से शुरुआत हुई और उसके पीछे पीछे सभी अपने अपने राज्यों की अलग मांग करने लगे। तीसरा कारण दंगों का था कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग चला आ रहा था और जिसकी वजह से जो वंचित तत्व थे वो ये मांगते थे कि उनकी क्षेत्रीय भाषा को भी स्थान दिया जाना चाहिए, यानी अंग्रेजी भाषा को हटाकर उनके अपने क्षेत्र की भाषा को भी
ध्यान दिया जाना चाहिए। और चौथा पॉइंट है कि भाषा के विषय को संप्रदायवाद की राजनीति से जोड़ा गया था। इसके अलावा एक और कारण दंगों का था, वो है कि यदि किसी क्षेत्रीय भाषा को संवैधानिक दर्जा मिल जाता है तो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय इत्यादि में उसके शिक्षण और प्रशिक्षण होने चाहिए और क्षेत्रीय भाषा के मूल्यांकन के लिए भी वैसी व्यवस्था करनी पड़ती है, जो कि एक समस्या थी।